Hello everyone, here is another video. Some questions are there in your mind and I know what are these questions. So there is syllabus का कंसर्न होता है. syllabus क्या होता है MCRE में? MCRE का syllabus जो होता है ये होता है. फार्मेसी लिखा होता है उसमें, तो फार्मेसी में तो सब कुछ आ जाता है. सो फार्मेसी का syllabus बहुत बड़ा है. सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो पता चलेगा आपको पेपर देख के. और पेपर देने आप तो जा नहीं सकते हो, तो जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं उनने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताए हुए होते हैं, तो काफ़ी टीचर्स जो यूट्यूब में होते हैं वो उनको बता देते हैं एंड देन वो उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं. वही आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. वो फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड कोग्नोसिस से पूछ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से पूछ सकते हैं. कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है. सो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग. यू कांट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड. सो दैट्स ऑल. देयर इज अगर कोई बोलता है कि एम्स का सिलेबस है, एम्स ने डिटेल में लिख के दिया है, ऐसा कुछ नहीं है. वो फार्मेसी लिख के देते हैं, बस वो सिर्फ स्कीम चेंज कर सकते हैं कि वो 50% फार्मा पूछेंगे, 50% नॉन फार्मा पूछेंगे, 70% पूछेंगे, 30% पूछेंगे. वो वेटेज चेंज कर सकते हैं, बट वो एक्सप्लिसिटली कभी मेंशन नहीं करते हैं कि ये इतना बड़ा सिलेबस है फार्मेसी का, आप ये कर लेना. उन्होंने लिख रखा है फार्मेसी और बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट है, वो तो रहता ही है. तो मोस्टली अब सारे एग्जाम हैं इसी तरीके से हो रहे हैं. उनने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रखा है. अगर मैं एमपी की बात करूँ, एमपी फार्मासिस्ट की, वहाँ पे वो करते हैं, पूरी इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है जो मैंने कभी देखी नहीं है. सो ये नहीं होता है तो आप क्या करते हो, जब आप परेशान रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, वैकेंसी आ गई है और मुझे एग्ज़ाम निकलना है, तो आप क्या करते हो, किताब ले लेते हो मोटी सी. कोई भी पब्लिकेशन की ले सकते हो. मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप जानते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी बुक आप खरीद लेते हो. वो अच्छा खासा धुरंधर टाइप की बुक्स होती हैं, 800-1000 पन्ने की, वो आप ले लेते हो. और माइंडलेसली कोई भी कोचिंग में इनरोल हो जाते हो, कोई भी बैच खरीद लेते हो, और देन आप सोचते हो कि हाँ ये मैं अब देखूँगा एंड आई विल गेट श्योर कि मेरा नंबर आ जाए और मेरा एम्स निकल जाए और कोई भी एग्ज़ाम निकल जाए. ऐसा नहीं होता है. आपको पढ़ना खुद पड़ता है. वो आपको बस बता देंगे, और वो मोस्टली ऐसी चीज़ बताएंगे जो कॉमन है, वो आप पढ़ ही सकते हो खुद से. उसके लिए आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोर्स, ना कोई किताब करने की जरूरत है. अब 800 पन्ने की किताब है, आप 800 पन्ने की किताब पेपर के 3 दिन पहले रिवीजन तो कर नहीं सकते हो. आप पढ़ भी लोगे एक दफ़ा, चलो 2 दफ़ा आपने पढ़ ली 800 पन्ने की किताब बार बार. सो आप क्या उसको पेपर से 2 दिन पहले रिवाइज कर लोगे, आपने जो पर पढ़ा है. आपने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है 11th-12th में. 11th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद है कुछ आज की डेट में? अगर कुछ पूछ लो अगर मैं, तो कुछ याद रहेगा? ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो चीज़ें, बहुत टाइम से नहीं पढ़ते हो. तो वही चीज़ है, जब पेपर आएगा तो आप भूल जाओगे कि टाइप 3 ग्लास कौन सा होता है और वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए होता है, किस ग्लास के लिए होता है, क्योंकि आपने पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा अभी. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. कोई भी XYZ बैच ऐसे नहीं खरीदने होते हैं. मैंने तो नहीं खरीदे थे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ. ऐसे भी पॉसिबल है करना बिना बैचेस के, और बहुत ईजिली आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो. आपने बस नहीं आनी कोई चीज़, आपने पटक दिया साइड में कॉपी और आप निकल गए बाहर. सो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी, आपके अंदर परसिवरेंस होना चाहिए. आप गलती कर रहे हो, सीखो उससे, आप हार मत मानो, वहाँ पे रुको मत. आप वहाँ पे खुद के अंदर देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. लुक इनटू योरसेल्फ एंड फिर वहाँ पे आप बने रहो. आप रन छोड़ के मत भागो, है ना. आप एनालिसिस करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, उस टाइम पे नहीं करो, थोड़ी देर बात करो. बट ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को हॉल्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड मूव ऑन, और तभी आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है. खुद से रास्ता बनाना पड़ता है. और नोट्स आप जब बनाते हो तो आप सब कुछ लिख लेते हो जो आपको नहीं पता है. तो जो आपको नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है. आपको तो बहुत कुछ नहीं पता है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आप सब लिख लोगे नोट्स में, सब इंपॉर्टेंट लगेगा आपको पहली दफ़ा तो. सो आप ऐसा मत करो. आप उसी हिसाब से लिखो. जब आप चीज़ें समझ जाओ, 2-3 बारी चीज़ें आप देख चुके हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर चुके हो, और आपको पता है कि हाँ ये तो मेरे से बनता है और इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है. PCI का फुल फॉर्म फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो उसको नोट्स में लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है, उसको मैं नोट्स में नहीं लिखूंगा. और बात करते हैं सैलरी की बात करते हैं. सैलरी का लोग पूछते रहते हैं एम्स में क्या सैलरी है. एम्स में हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को सैलरी हो, आपको स्टेट के अलावा, स्टेट में डिफर करता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 5 में एंट्री होगी पे मैट्रिक्स के, जो 7 CPC ने रिकमेंड किया है पे कमीशन ने. उसमें आपको लेवल 5 एंट्री होगी. 29,200 रुपये बेसिक पे होगा. बाकी आपको DNS अलाउंस एंड HRA एंड अदर अलाउंसेस मिलेंगे.
जो कि आज के डेट में अगर आप करेंटली एंटर करोगे तो आपको इन हैंड 55 to 60,000 सैलरी पर मंथ मिलेगी, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। सो अच्छी सैलरी है इन कंपेरेटिव टू प्राइवेट जॉब्स। एंट्री करने में आपको वहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी जो आपको गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करते ही मिलेगी। और अभी फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है क्योंकि 8 पे कमीशन आ रहा है, सो दैट इज़ गुड। और एम्स फार्मेसी में क्या होता है, क्या मैं पेशेंट्स को दवाइयाँ देता हूँ? नहीं।